के लिए। ओके 16 पे हम आते हैं। वेयर द एम्प्लॉय और हिज स्पाउस इज ऑनर इज द ऑनर ऑफ द बिल्डिंग that the building has provided the employer against the entitlement of the rent free accommodation, that it has one effect, two effect or no effect। 16 का कितना इफेक्ट होना चाहिए? एक इफेक्ट है, दो इफेक्ट है, तीन इफेक्ट है। सोलह का बी, मतलब दो इफेक्ट है। टिक लगा लो बस, या आंसर आप दोगे मुझे, वरना कौन कौन से इफेक्ट है। फिर obligation of the owner paid by the tenant included, obligation of the owner paid by the tenant included in the property income of the dish in respect of tax year where the same is as per the term of the rent deed. Owner of the property, tenant of the tenant, one of these के लिखा हुआ है the property income of the owner of the property। हाँ भाई 17 का क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा। आपका रेंट बन रहा है 1 लाख रुपए, आप पे टैक्स बनता, 1 लाख बोलो, 3 लाख बनता है आप पे रेंट। भाई ये बन रहा है ये, और आपका टैक्स बनता है लेट से फॉर एग्जाम्पल कोई 5,000 रुपए। तो ये ऑब्लिगेशन किसकी है? ये ऑब्लिगेशन किसकी है? ये ऑब्लिगेशन है ऑनर की, क्या करे वो टैक्स पे करे। क्योंकि देखो ये 3 लाख कमाया भी तो किसने? ऑनर ने कमाया ना। ये 2 लाख तक एग्जाम्प्ट हो गया, 1 लाख पे लगाया मैंने 5%, कितना है? 5,000 रुपए। लेकिन क्या कर रहा है ऑनर? बोल रहा है बेटा शाबाश तू पे कर दे इसको भी। तो ऑनर ने कितने कमाए? ये पे किसने किया है? पे किया टेनेंट ने। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी इनकम कितने से हो जाएगी? 3,05,000 से जाएगी। तो ये किसके लिए कहलाएगी इनकम? ए के लिए कहलाएगी, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कहलाएगी। बी 18 के लिखा हुआ है हमारे पास कि प्रॉपर्टी इनकम रिसीव्ड बाय द सबलेट ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द टेनेंट इज टैक्सेबल प्रॉपर्टी इनकम, इनकम अदर सोर्सेज या एफटीआर। हाँ भाई, ए बी सी, बी सही है। अगर आप सबलेट कर रहे हो, तो क्या जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मिल जाएगा। इफ द पोर्शन ऑफ द रेंट एंड यूटिलिटीज कैन नॉट बी segregated from the each other than the expense incurred for the provision of utilities shall be deduct from the rent or not be deduct from the rent। समझ से बाहर है। बी नॉट बी डिडक्ट। ये जरा सेग्रीगेटेड मतलब कि क्या करना है दोनों में से, ये समझा दे थोड़ा। सेग्रीगेट की मीनिंग क्या होती है? सेग्रीगेट मतलब यार क्या करना, मतलब वो सेग्रीगेट ऑफ ड्यूटी, सेग्रीगेट मतलब नजर रखना या हिस्सा बांटी करना। अलग करना, मतलब हिस्सा बांटी करना, अलग करना। लिखा हुआ है कि इफ द पोर्शन ऑफ द रेंट एंड यूटिलिटीज कैन नॉट बी सेग्रीगेट, सही, फ्रॉम ईच अदर देन द एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द प्रोविजन ऑफ यूटिलिटी शैल बी डिडक्ट फ्रॉम द रेंट। हाँ सही है। इसका क्या होना चाहिए? सेपरेट, सेपरेट करना सही है, अलग करना। इसका होगा नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेंट, नहीं, बी डिडक्ट फ्रॉम द रेंट। 19 का ए सही। समझ में आया ये क्या बोलना चाह रहा है? अच्छा देखो, ये बोलना ही चाह रहा है कि देखो हमें क्या दिया हुआ था, लेट्स से हम बोल रहे हैं कि यार महीने का 20,000 का रेंट है, और यूटिलिटीज वगैरह के लिए हम क्या कर रहे हैं? 5,000 अलग पे कर रहे हैं। टोटल रेंट कितना पे करेंगे हम? 25,000 पे कर रहे हैं। ये तो क्या हो गया? डिफाइंड हो गया। लेकिन अब कोई एक जगह एग्रीमेंट हुआ कि यार जानिए आप क्या करो, आप 30,000 पे करो, इसमें इसमें यूटिलिटीज के बिल भी, यूटिलिटीज वगैरह भी इसमें ही है। अब सेग्रीगेट करना मुश्किल हो गया कि यार इसमें से यूटिलिटीज वाला अमाउंट कितना आ रहा है और वो रेंट वाला अमाउंट कितना आ रहा है।
ठीक है। ये जब अलग नहीं कर पाओ तो क्या करोगे आप, रेंट जो पे करो रेंट में से एज एक्सपेंस ही क्या कर दो, माइनस कर दो। जितने आप लोग क्या करना है, प्रोविजन एक्सपेंस इनकट किया, लेट्स एक्सपेंस इनकट किया को 3,000 रुपए का, तो आप ये कहाँ से माइनस कर लो, आप इससे रेंट में से माइनस कर लो, तो टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेंट। डन है। अच्छा, सही से समझ आ गया। अगर आप सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे, अलग नहीं कर पा रहे हो उसको। द प्रॉपर्टी इनकम, अच्छा अपना दिया, क्लियर नहीं आता आपको, फिर लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी इनकम आफ्टर allowable deduction under 15A from a small company for of a small company is taxable at। अच्छा स्मॉल कंपनी होगी तो किस पे टैक्सेबल होगी, मैंने बात की कि अगर नॉर्मल कंपनी तो किस पे होगी, नॉर्मल कंपनी होगी 31 पे, नॉर्मल कंपनी। ठीक है, अगर नॉर्मल कंपनी 31 पे हो रही है तो स्मॉल किस पे होनी चाहिए, कम पे होनी चाहिए, तो स्मॉल किस पे होगी 25 पे। 25। ठीक है भाई, 20 का ऑप्शन बी होना चाहिए, 20 का ऑप्शन बी सही। नॉर्मल 31 पे और स्मॉल 25 पे। इसमें ये है कि स्मॉल के अंदर एम्प्लॉयज वगैरह शायद वो बताए हुए हैं कि एम्प्लॉयज इतने होने चाहिए, पेड अप कैपिटल इतना हो, इसके अलावा प्रॉफिट फॉर साल का इतना हो। अच्छा भी लिखा था अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द यूटिलिटीज इज टैक्सेबल। अमाउंट यूटिलिटीज the amount received for the utilities is taxable under the head income from income अदर सोर्सेज में है। only if separatable। अच्छा सेपरेट अगर हो जाए सेपरेट की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे। अदर सोर्सेज होगा ना, अगर सेपरेट है तो। अगर सेपरेट नहीं कर पाओ तो फिर प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, जैसे हमने ऊपर सम किया था। तो पॉइंट जो था ना, ये वाला पॉइंट। ये वाला, हाँ ये वाला यही। ठीक है भाई, बी लिंक। डिडक्टेड फ्रॉम, फिर रेंट वाला, फिर यही। ठीक है भाई, उसके बाद हम्म। the repair charges and insurance premium paid by the individual shall dash against rent chargeable tax. Allowed it as deduction, not allowed it, 1/10 is allowed it, or none of these। 1/5, 1/5 था ना उसका। The repair charges and the insurance premium paid by the individual shall allow this deduction, shall not allow this deduction। एक सेकंड रुको, वो थोड़ी याद है, इसने तंग कर दिया है। इसमें बी बता रहा है। Income, the income under this individual shall be liable to tax as specified in the first schedule, then or clause 6 submitted by the financial. The clause 7 by the finance sector, the omitted clause read as follow: the provision of sublet shall not be applied in the respect of individual, the revenue shall be not exceeding 200 rupees and does not drive taxable income under the any head।
यार इसने क्या करा है, इसने ये करा है, हमने जो जो बात पढ़ी अभी तक ऊपर वाली बात, वो सब इस बात पे आमदा करती हैं कि जो अलाउ हम लोगों ने पढ़ा था ना, डिडक्शन वाली बात, याद, ये कभी भी दिल मत में नहीं हो रहा मेरा। ये पॉइंट छोड़ दे 2 मिनट के लिए, मसला तो नहीं है कोई, तब तक आप 23 जो 24, हाँ सही, कंटिन्यू करें। 23 24 का आंसर बताओ मुझे अब तक आपको। 23 का सी होगा, The amount 24 का had income from other sources, सही है। इसके बाद सी होगा 23 का सी, 23 का सी सही है। उसके बाद 24 का अमाउंट रेंट से पहले जो चार्जेबल रेंट क्या होगा, वो नॉट एडजस्टेबल होगा। 1/10 of any amount of the advance received by the owner as advance amount received by the owner as advance dash, हाँ सही है। कौन सा होगा, नॉट एडजस्टेबल। ये ऊपर ही तो पढ़ के हैं, ये सारे ऊपर तो पढ़ के हैं, नॉट एडजस्टेबल। 24 का बी सही है। उसके बाद फिर सिक्योरिटी रिसीव्ड एज एन एडवांस इज डैश अगेंस्ट रेंट, एडजस्टेबल नॉन एडजस्टेबल, सिक्योरिटी रिसीव्ड एज ए नॉट एडजस्टेबल। है ना, नॉन एडजस्टेबल। फिर लिखा 26 का कि अमाउंट अमाउंट रिसीव बाय द टेनेंट फॉर द वेकेशन द पोजीशन लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव, तो हो चुका है ना पहले। 26 का वही सी ज्यादा सबसे वाली बात। 27 का आंसर क्या होगा, ए हम्म, ए होगा। ये होगा, पक्की बात है। 27 का ए होगा, 27 का ए होगा, बिल्कुल ए होगा। क्या बोला, क्या इसने, द एम्प्लॉय ओन्ड ए प्रॉपर्टी अंडर आफ्टर रेंटिंग आउट द एम्प्लॉयर हैज बीन गिवन टू द एम्प्लॉयर, सही है। नहीं, क्या दोबारा से, if the employee owned a property after renting out to the employer has been given to the employee for the accommodation, then in such case the actual rent shall be taxed in the hands of employee without comparing it with the fair market, सही है, हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। डन है। उसके बाद 28 का क्या होगा, rent chargeable to tax include any amount forfeited under agreement of sale of property, accommodation provide allow allowance received by the from the employer, ठीक है। सी और है इसका, ग्राउंड रेंट ही हम लेते हैं ना वैसे इसका। क्या होना चाहिए, ए बी सी या डी, डी और सी, ए बी तो नहीं है। बी और सी में से लग रहा है, एक बताओ कोई, एक ऑप्शन का ऑप्शन है पेपर में।
अकोमोडेशन अलाउंस रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये तो हो ही नहीं सकता बी वाला। सी तो है, सी और डी में मुझे लग रहा है, पर डी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ नया ऑप्शन हो, नन ऑफ द अबव है तो। रिया साहब बोल रहे हैं सी, रिया साहब बोल रहे हैं सी। अच्छा मैं आपको ऑप्शन दूं, मुझे दो ऑप्शन गायब करने वाला होता है, कौन बनेगा करोड़पति में? वो अगर मैं ऑप्शन दूं ना, अगर भैया वेल करते हो नहीं करते वाला ऑप्शन, कौन बनेगा करोड़पति खेलो जल्दी से, यहाँ पे केबीसी खेल रहे हैं तो उस सुनना पियानो बज रहा है खाली, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो मैं अगर दो वाला ऑप्शन दूं ना कि यार दो ऑप्शन नहीं है इनमें से, तो वो दो ऑप्शन कौन से नहीं है? वो दो ऑप्शन ए वाला नहीं है, बी वाला नहीं है, सी वाला, अच्छा सी वाला ऑप्शन तो नहीं है, और एक बी वाला ऑप्शन भी नहीं है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? चाचा हम सुबह से 1 घंटे से ये पढ़ रहे हैं कि रेंट चार्जेबल टू टैक्स में क्या कोई फोरफिटेड डिपॉजिट अगर होता है तो वो क्या करते हैं, ऐड करते नहीं करते चार्जेबल रेंट के अंदर, अंडर द एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के केस में सेल करने पे। ठीक है भाई। उसके बाद रेंट इज डेज टैक्सेबल अगेंस्ट द प्रॉपर्टी इनकम, रिसीव्ड, रिसीवेबल, पेबल या बोथ ए एंड बी। ये सब बोल रहे हैं सी 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 सी, पेबल 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 पेबल, रेंट इज पेबल, रेंट पेबल इज चार्ज इज टैक्सेबल अगेंस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम। यार क्या होना चाहिए, अफसान क्या होना चाहिए इसका? डी होना चाहिए। रिया साहब डी पे आ गए भाई, सॉरी। तो रिया साहब का जो बादल आंसर है मैं उसको मुत्तफिक होता हूँ उससे, डी। इनका रेंट होता है चार्ज किस पे, अक्रूवल बेसिस पे, मींस रिसीव पे भी और रिसीवेबल पे भी। फिर ग्राउंड रेंट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फॉर अदर सोर्सेज, सैलरी, प्रॉपर्टी कहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है, अदर सोर्सेज के अंदर ग्राउंड रेंट हमने वहां पढ़ा था। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द वेकेशन पोजीशन is charged in the tax year equal to in 10 years equal proportion. Share of each person is taxable dash in case of property in co-ownership. हाँ प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा, वही सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के अलग अलग दोनों के हाथ में दिया जाए, फिर नॉर्मल तरीके से टैक्स मिल जाए जो रेट है उनका। रेंट चार्जेबल टू टैक्स डैश इज डैश एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू प्लस 1/10 हायर ऑफ इक्वल टू लोअर ऑफ या नॉन ऑफ दीज। हाँ भाई किस पे चार्ज होगा, एक्चुअल इक्वल टू एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू, या तो हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एक्चुअल, या तो लोअर ऑफ कौन सा वाला, हायर ऑफ। अच्छा सॉरी। हो गए जान। तो ये हायर ऑफ पे लिखा एनी फॉरफिट डिपॉजिट रिसीव अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी by the owner of such property is taxable under the head income from property, income from any rent, income from any rent from the agriculture building drive will be treated as the income from property, other sources agriculture income या none of these। अगर एग्रीकल्चर बिल्डिंग से कोई चीज आपको मिल रही है तो कहाँ जानी चाहिए वो? एग्रीकल्चर रेंट में आएगा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम। the rent received the rent received the rent received or receivable for a person in a tax year other than rent exempted सही है, तो ये वो पहला पॉइंट लिखा हुआ है सेक्शन नंबर
15A का सबसेक्शन 1 लिखा हुआ है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 36 का रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल मींस अक्रूवल बेसिस. Rent means any amount received or received by the owner of land, included the forfeited deposit. ये पूरा पूरा उन्होंने क्लॉज उठा के डाल दिया हमसे. फिर लिखा हुआ है दिस इनकम फ्रॉम property section shall not apply to any rent received or received from the in respect of dash of building together with plan. अच्छा, rent received or received by the person in respect of क्या था इसका लाइन क्या थी in respect of Sublease, respect of the lease of the building. लीगली बात थी, पक्की बात है. क्योंकि लास्ट में ये चार्जेबल टू टैक्स एंड दी हैड इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज लिखा है ना. हाँ सही है. तो ये लीज वाली बात लिखी थी कि इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट मशीनरी. हाँ यही लग रही है मुझे सी. तो ये होनी चाहिए. एक मिनट देख लेते हैं. हाँ ये बात. हाँ इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग सही है. लीज वाली बात बिल्कुल सही है सलमान साहब. तो लीज वाली बात सही है. लीज और बिल्डिंग ठीक है. where any amount which is included for the person provision of the rent dash or other services connected with the renting of the building, such amount shall be included in the provision of dash. कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. यूटिलिटीज है पक्का. पक्की बात है, डन कर दिया जाए. हाँ यूटिलिटीज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ऑफ कोर्स डी भी नहीं होगा. हाँ ठीक है, और गुड्स का तो टैक्सेबल सप्लीज में आता है, तो यूटिलिटी पक्का है. ये अच्छी बात है. कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो डी तो होगा नहीं. दो ऑप्शन तो ऐसे काट दिया आपने. सही है. उसके बाद 40 का क्या होगा? less than the fair market value for the property. यार ये पढ़ा हुआ है अपन ने तो इतनी देर लग रही है अपन को. 40 एमसीक्यू हुए अभी तक. जो टॉपिक पढ़े हुए नहीं होंगे उन पे क्या हाल होगा. बस दुआ करो पेपर या मार्च के स्टार्ट में और फरवरी के एंड में ना हो. बस अल्लाह करे. कभी भी हो ये दुआ करो कि कोई अच्छा सा बंदा ये पेपर बनाए इजी. अरे इजी ना बनाए, मुश्किल बनाए. अपने मुताबिक इजी बनाए ये कह रहा हूँ. अपन जो हमें आता है सिर्फ वही बनाए. ने ये जो हमें आता है सिर्फ वही बनाए. हाँ, ये बोलने का मतलब है मेरा कि जो अपन ने पढ़ा वो है वो बनाए बस. पता चले इजी और सभी पास हो गए, गलत हो जाएगा. अच्छा भाई, where the rent received or received for by a person is less than the fair market rent. आपको तो जॉब दे दें आपको ऐसे ही. यार दे दो यार, कसम से उम्र निकल रही है. इसको 2 मिनट के लिए पॉज ही कर लेते हैं. ओके भाई, सेक्शन 40 अपना क्वेश्चन 40 का कह रहा है where the rent and payable by a person receivable by a person is less than the fair market rent of the property, the person less than the fair market rent, fair market is less than the fair market rent, the person shall be treated as having driving the dash for the period the property is let on the rent is that. फेयर मार्केट है, फेयर मार्केट रेंट ये ए है. क्योंकि इस पे अगर जैसे कि हमने एक और क्लॉज पढ़ा था कि अगर वेव कर देता है कोई ओनर, जैसे कि हमने किसी जान पहचान वाले को दे दिया, फेयर मार्केट वैल्यू 10,000 बनता है तो हमने उससे 5,000 ले लिए, तो हमें टैक्स तो 10,000 के बराबर ही देना पड़ेगा. हाँ बिल्कुल. तो इस हिसाब से फेयर मार्केट रेंट है. अच्छा, by a person is less than the fair market value rent. सही है, सही बोल रहे हो. fair market value rent. Non-adjustable amount received in relation to building where the owner of a building received from a rent from a tenant an amount which is not adjustable against the rent payable by the tenant. The amount shall be treated as the rent chargeable to tax under the head income from property in the tax year
in which it was received in the following 9 tax year in the dash proportion, equal, lower, greater या none of these. Equal proportion 10% के लिहाज से या तो 1/10. 42 पढ़ लेते हैं कि where any amount, an amount received dash by the owner to the tenant on the termination of the tenancy before the expiry of 10 years, no proportion of the amount shall be allocated to the tax year in which, अच्छा भाई, the where an amount received is refunded is not refunded. I think is refunded होना चाहिए. जब आप तो अमाउंट क्या कर दो, रिफंड कर दो. जब रिफंड कर दोगे तो जो अमाउंट है उस साल में 10 ईयर्स खत्म होने से पहले तो जो अमाउंट कोई भी प्रोपोर्शन क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा. ये बात पढ़ी थी हम लोगों ने. फिर which of the following is not included in the head of income from property? Rent received, rent receivable, income from sale of property or any forfeited deposit. सी होगा ये. नॉट एन फॉरफिटेड डिपॉजिट भी रेंट में आता है, मतलब कि रेंट एक्सेबल रिसीवेबल दोनों एक चीज है, तो सी इसके हिसाब से है. हाँ सर. 44 का rent in respect of lease of building together with plant machinery and had income from other sources. याद हो गया पॉइंट भी. If a person receive rent less than fair market value is taxable. Actual fair market value depends on the circumstances. None of these. हाँ भाई किस पे होगा? फेयर मार्केट वैल्यू बी. बी ने. Deduction under the head income from property as to an individual is not allowed for the repair, maintenance allowed, property tax, collection charges, या all of these. अच्छा भाई आखिरी में बात सुन लो मेरी. हमने बात पढ़ी थी नेट बेसिस वाली और ग्रॉस वाली. सही है भाई. तो अब मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ कि नेट बेसिस वाली बात काट दो, सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस है. यहाँ ग्रॉस होगा, मार्कर चेंज करो. यहाँ ग्रॉस होगा किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए और एओपी के लिए. मींस नो डिडक्शन अलाउड. ठीक है भाई. और बी पॉइंट क्या होगा हमारे लिए? नेट वाली वो सिर्फ किसके लिए होगा? वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए होगा. तो यहाँ एक बात बोल रहा है कि डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउडेड. तो अलाउडेड नहीं है. अगर कोई भी एक्सपेंस माइनस करना तो कौन सा नहीं है वो? ये वाला एक्सपेंस माइनस करना अलाउ नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं. तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ये वाला डी. डन है. और जो हमने एमसीक्यू थोड़ा सा ये समझ नहीं आया. ये मतलब समझ नहीं आया इसका. हमें डिडक्शन वाले हेड कह रहे हैं ये अलाउ नहीं है, किससे मतलब? पढ़ा था हमने, बीच में पढ़ा था. वो लास्ट टैक्स ईयर के हिसाब से था तो वो गलती हो गई. तो उसमें ये था कि हमारे पास क्या हम उसमें माइनस कर सकते थे डिडक्शन ना, इंडिविजुअल में भी और एओपी में भी. हाँ. है ना, ये पढ़ा था ना हम लोगों ने. इंडिविजुअल एओपी में से माइनस कर सकते थे. तो वो यही बोल रहा है कि माइनस नहीं कर सकते. अब नो डिडक्शन इज अलाउडेड. नो डिडक्शन इज अलाउडेड. सिर्फ कंपनी के अंदर क्या कर सकते हो आप? एक्सपेंस में लेस कर सकते हो. लेस कर सकते हो क्या चीज? एक्सपेंसेस डिडक्शन. ठीक है. यहां नहीं कर सकते. तो ऊपर हम लोगों ने एक पॉइंट एमसीक्यूज था वो 16 था वो, आई थिंक सो. हाँ लिखा हुआ है 22 का. The repair charges and the insurance premium paid by the individual. इंडिविजुअल ने कोई पे करे तो क्या इंडिविजुअल को माइनस करना अलाउ है कोई एक्सपेंस? नए लॉ के हिसाब से हमारे अभी हमने नया नया पढ़ा अभी. इंडिविजुअल कोई चीज माइनस करना अलाउ है ही नहीं हमारे पास. तो क्या होगा? नॉट टू बी अलाउड इट. डन है. ये सही समझ. इंडिविजुअल माइनस नहीं कर सकता, एओपी माइनस नहीं कर सकता. सिर्फ और सिर्फ कौन माइनस करेगा? सिर्फ और सिर्फ कंपनी माइनस करेगी एक्सपेंसेस की लिस्ट. डन है भाई.
तो बाकी रेट देख लें, 31% जो है नॉर्मल कंपनी का, 25% जो है किसका है, ये वो स्मॉल कंपनी का। यहाँ तक हम लोग रखते हैं इसको, इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी अपने पन के साथ। तो के लिए अल्लाह हाफिज़।